हेलो गाइज, वेलकम टू एस्पिरेंट अप्रोच। गाइज, आज हम लोग डील करेंगे बीपीएससी का वो टॉपिक जो बीपीएससी को काफी पसंदीदा है या फिर बीपीएससी उसको चैलेंज करता है। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम लोग चंपारण आंदोलन को देखेंगे। यहाँ से आपको हर साल बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। या तो आसान क्वेश्चन होते हैं या तो चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं। जैसे पिछले साल का क्वेश्चन था कि गांधी जी की जान किसने बचाई थी चंपारण आंदोलन के दौरान, तो बहुत सारे लोगों को उसका आंसर नहीं पता था। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम लोग चंपारण आंदोलन बात करेंगे और जिस प्रकार से बीपीएससी चैलेंज करता है उसी प्रकार से हम बीपीएससी के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और बहुत सारे सोर्सेस को मिलाकर एक फ्रेम करके आपके सामने एक गुलदस्ता पेश करना आज चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन इसी में से आया, क्योंकि ये मेरे अप्रोच के अकॉर्डिंग मैंने इतना ये आप कह सकते हैं शोध करके इसे लाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंपारण आंदोलन। ठीक है, तो देखिए चंपारण आंदोलन को हम लोग 5 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले भाग में हम लोग देखेंगे कि चंपारण में किस प्रकार की खेती की जाती थी और क्या 3 कठिया सिस्टम था। इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि देखिए सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में 2 प्रकार की खेती की जाती थी। अंग्रेजों द्वारा 2 प्रकार की खेती की जाती थी, 2 टाइप की खेती की जाती थी। पहले का नाम था जिरात और दूसरे का नाम था असीमवार। ठीक है, तो जिरात में क्या होता था कि जो भूमि का मालिक होता था वो अंग्रेज होता था, लेकिन जो उस पे वर्कर जो उस पे काम करने वाले होते थे, ठीक है, तो वो होते थे पीजेंट। जो फार्मिंग का कार्य करते थे वो होते थे पीजेंट, या जिसको आप रैयत कह सकते हैं। ठीक है, इसके बदले जो ये जिरात था, जो काम के बदले अंग्रेजों की भूमि पे काम के बदले उन्हें बहुत ही कम फीस या नहीं फीस दिया जाता था। फीस जो है उन्हें नहीं मिल पाता था, नो फीस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा टाइप है आसामी वार। ठीक है, देखिए गाइस, इसी को की वर्ड्स करते हैं। इसमें जो है 20 पेजेस की बातें या 25 पेजेस की बातें इंक्लूड है। देखिए इसको मैं किस प्रकार से डील कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझिए। पहला टाइप था जिरात। जिरात में लैंड का मालिक था एल, बस लिख दीजिए। आपको इसको मतलब ये बात को ये कोड को माइंड में रखना होगा कि एल से मैंने लैंड को डिनोट किया था। एक बार पहले आप लिख दीजिए लैंड, उसके बाद एल लिखिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ लैंड का मालिक कौन होगा आसामी वार में, वो पीजेंट ही होंगे, रैयत ही होंगे। ठीक है, और फार्मिंग भी कौन करेंगे, जो किसान ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आसामी वार में भी 3 प्रकार से खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। सबसे पहले 2 प्रकार की खेती होती थी, जिरात और आसामी वार। जिरात में जो होता था कि लैंड का मालिक अंग्रेज, काम करने वाला किसान। आसामी वार में लैंड का मालिक ये भूमि का मालिक कौन, तो किसान, और फार्मिंग करेगा कौन, किसान। लेकिन किसके इच्छा के अनुरूप करेगा, भूमि भी है किसकी, भूमि है पीजेंट की है, मतलब किसान की ही है। खेती भी करेगा किसान, लेकिन किसके इच्छा के अकॉर्डिंग करेगा आसामी वार में, तो वो अंग्रेजों की इच्छा के अकॉर्डिंग इसमें ये काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस आसामी वार को 3 प्रकार से करवाया जाता था। इस आसामी वार में इसमें भी 3 प्रकार की खेती होती थी। देखिए इसमें क्या होता था कि एक है कुरतौली सिस्टम, दूसरा है खुशकी सिस्टम और थर्ड है 3 कठिया सिस्टम। तो देखिए जो कुरतौली और खुशकी है उसको बाद में समझेंगे, पहले हम लोग 3 कठिया समझेंगे, क्योंकि 3 कठिया ही हमारा इस आंदोलन का मुख्य बिंदु के तौर पे होगा। देखिए, तो जो 3 कठिया सिस्टम था, उस 3 कठिया सिस्टम के अंतर्गत बिहार में आप जानते हैं कि कट्ठा चलता है, यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, तो नील की खेती जो करनी होती थी, तो यहाँ आंदोलन का कारण क्या बना, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे अंग्रेज थे जिन्हें नीलेह साहब कहा जाता था, उन्होंने यहाँ के किसानों की भूमि को कॉन्ट्रैक्ट पे ले रखा था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब कि उनकी भूमि के बदले पहले ही मतलब इतनी भूमि मैं आपका लूंगा, इसके बदले आप पैसे ले लीजिए। ठीक है, तो कुछ पैसे देके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे भूमि ले लिया था और बोला था कि आप इसमें से 3 जो हिस्सा है उस हिस्सा को आप नील की खेती कीजिए। लेकिन जब 1900 ईस्वी में कृत्रिम नील का आविष्कार हुआ, कृत्रिम रंगों का आविष्कार हुआ, जर्मनी में कृत्रिम रंगों का आविष्कार हुआ, तो जो ये नेचुरल रूप से जो रंग प्राप्त किया जाता था उसकी मांग जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम होने लगी। अब जब ये मार्केट में मांग कम होने लगी तो जो नीलेह साहब थे उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना स्टार्ट कर दिया तो देखिए उन्होंने कहा कि अब हमें आप प्रति बीघा 100 रुपया दीजिए
ठीक है, या फिर आप जो है 12% इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने जो आपको भूमि दिया था उसको पर एनम मतलब वार्षिक हिसाब से कुछ चुका लीजिए। तो देखिए ये जो बिहार है यहाँ पे गरीबी विद्यमान थी उस समय, ठीक है, तो गरीबी थी, अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था। तो वैसी स्थिति में जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके किसानों को पैसा दिया तो किसान अपनी जो दैनिक क्रियाकलाप की जो चीजें हैं, जो उनके नीड की चीजें हैं, उनमें ही वो यूज कर लिए थे और उनके पास अब पैसा बचा नहीं था, तो वो पैसा कहाँ से देंगे? तो उन्हें बंधक बना लिया जाता था, उनकी भूमि को जो है बंधक बना लिया जाता था। क्योंकि ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो जब कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर रहे थे उस समय ये बंधक पत्र पे साइन करवा लिए थे, अगर आप 12% वार्षिक नहीं देंगे तो आपकी भूमि को ये बंदी बना लिया जाएगा। और इस प्रकार से किसान जो है भूखमरी के करीब आ चुके थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनकी भूमि भी छीन गई थी और उनके काम के बदले 9 फीस दिया जाता था, तो वो अपने घर की जरूरतों को किस प्रकार से पूरा करेंगे, ठीक है। तो यही थी 3 कट्ठिया पद्धति की 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी होती थी। और ये देखिए जो 3 कट्ठिया पद्धति था वो जाति आधारित था। आपसे पूछेगा कि कौन सी पद्धति जो है इनमें से खेती की कौन सी पद्धति जाति आधारित था, तो 3 कट्ठिया पद्धति। ऊंचे जाति के किसानों को 3 कट्ठिया पद्धति से मुक्त कर दिया जाता था, लेकिन ज्यादा शोषण नीचे जाति के किसानों के साथ किया जाता था, ठीक है। अब 3 कट्ठिया पद्धति की और आप कह सकते हैं कि कमी क्या थी कि भूमि जो है बंजर हो जाता था नील की खेती करने के पश्चात। दूसरा बात था कि प्रदूषण होता था। तीसरा बात कि इससे जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वो ज्यादा होते थे किसानों में, ठीक है। तो 3 कट्ठिया पद्धति के वजह से ही कौन सा आंदोलन हुआ? चंपारण आंदोलन हुआ, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कुरतौली और खुजकी पद्धति। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती को ही कुरतौली और खुजकी पद्धति कहा जाता है। इसमें वही होता था, कॉन्ट्रैक्ट लेकर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेकर और भूमि पे खेती की जाती थी। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, जब वो जर्मन नील का आविष्कार हो गया, तो कुरतौली, खुजकी और 3 कट्ठिया में 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे ये खेती करना अनिवार्य था। उसी का एक पार्ट था असामीवार का कुरतौली और खुजकी। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होता था। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, ठीक है, अपना यहाँ पे बेस है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप फर्स्ट पार्ट को समझ गए होंगे। एक बार और अच्छे से देख लीजिए। देखिए, जिरात लैंड का मालिक अंग्रेज, फार्मिंग कौन करेगा? पीजेंट। असामी में लैंड का मालिक पीजेंट, फार्मिंग करेगा पीजेंट, लेकिन इच्छा किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी, ठीक है। अब हम लोग दूसरा बात देख लेते हैं कि ये जो चंपारण में जो किसान आंदोलन हुआ, क्या इसके पहले किसान आंदोलन नहीं हुए थे? क्या इसके पहले अंग्रेज शोषण नहीं करते थे? तो हुए थे, किसान आंदोलन हुए थे, लेकिन सफल किसान आंदोलन अभी तक नहीं हो पाया था। तो हम उसी के पृष्ठभूमि को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब कब किसान आंदोलन होने का मतलब प्रयास किया गया। तो प्रथम प्रयास 1707 से 1708 ईस्वी में एक गुप्त संगठन बनाया गया किसानों का विरोध के लिए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। उसके बाद 1782-85 में भी आंदोलन शुरू हुए, लेकिन वो भी दबा दिए गए। एक आंदोलन जो साठी कोठी बेतिया या मलहैया वाले क्षेत्र में हुआ 1907-8 के दौरान, ठीक है, शेख गुलाम या गुलाम शेख और शीतल रॉय ने इसका नेतृत्व किया था। इन दोनों ने इसका नेतृत्व किया। ये अपने थोड़ा सा ये जन आंदोलन को एकत्रित कर रहा था, तभी इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 20 अक्टूबर 1908 ईस्वी को शीतल रॉय और रघुमल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो इसके पूर्व के जितने भी आंदोलन थे, किसान आंदोलन बिहार में, वो सारे दब जाते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट भी देख लिया, दूसरा पार्ट भी देख लिया। तीसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं कि ये जो चंपारण आंदोलन था वो किन किन माध्यमों से या फिर किन किन न्यूज पत्रों ने उसे बूस्ट किया था आंदोलन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए 1860 ईस्वी में नील दर्पण नामक एक पत्रिका, जिसका प्रकाशक दीनबंधु मित्र थे, उसमें किसानों की दुर्दशा को दर्शाया गया था, ठीक है। तो इसने ये जो नील दर्पण था, जिसके संपादक दीनबंधु मित्र थे, उसने क्या जताई? अवेयरनेस जताई, लोगों को लोगों के मन में ये आप कह सकते हैं चेतना का विकास किया, राष्ट्रीय चेतना का विकास किया कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं। तो बंगाल के लोग अवेयर हो गए और अवेयर होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का पूरा ये आप कह सकते हैं साजिश करने लगे, ठीक है, या फिर षड्यंत्र बनाने लगे, या फिर उसके राष्ट्रीय चेतना का विकास बहुत तेजी से होने लगा, राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तो अंग्रेज इस बात से अवगत हुए और अंग्रेजों ने 1863 ईस्वी में बंगाल से शिफ्ट करके कहा गया उत्तर पश्चिमी बिहार यानी चंपारण वाले हिस्से में ये इंडिगो की फार्मिंग करने लगे, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये देखिए शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, ये कीवर्ड्स को 1807 में नील दर्पण, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया मधुसूदन दत्त द्वारा। जब ये मधुसूदन दत्त द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो ये और ज्यादा विख्यात हो गया, क्योंकि बड़े बड़े लोग भी इससे अवगत हो गए। ठीक है, अब यहाँ हम देखिए उसके बाद दूसरा कदम, दूसरा न्यूज़पेपर प्रताप न्यूज़पेपर था। तो ये प्रताप न्यूज़पेपर के लिखने वाले थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अब ये गणेश शंकर विद्यार्थी इलाहाबाद से इस पत्र का संपादन करते थे और इस पत्र के माध्यम से चंपारण में हो रहे अत्याचारों का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, अब क्योंकि मैं यहाँ पे प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टस से बता रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा ये आप कह सकते हैं कि मेंस लिखने वाला जो बात है वो नहीं बोलता, दुर्दशा को ज़्यादा नहीं दिखा सकता, मतलब क्योंकि मुझको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टैली करवाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो जो प्रताप न्यूज़पेपर था उसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अब इस न्यूज़पेपर से इंस्पायर होके बिहार के बेतिया के पीर मोहम्मद अली जो यहाँ पे थे, पीर मोहम्मद मोनिस थे, पीर मोहम्मद मोनिस ने इसी मतलब आप न्यूज़पेपर का सहारा लेके पढ़कर अपना आर्टिकल दिया, दुखी आत्मा और दुखी हृदय। और एक बात और कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उनका एक आर्टिकल था कि चंपारण में अंधकार। ये चंपारण में अंधकार जो टाइटल था, देखिए इसको आपको याद रखना है कि चंपारण में अंधकार टाइटल किसका था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप न्यूज़पेपर का। ये बहुत ज्यादा मतलब अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना का विकास करने में कारगर सिद्ध हुआ। उसके बाद पीर मोहम्मद मुनीस इससे इफेक्ट हुए, किससे, प्रताप से, यानी प्रभावित होकर दुखी आत्मा और दुखी हृदय लिखे। और इनसे इंस्पायर्ड हुए कौन, अपने राजकुमार शुक्ल जी। राजकुमार शुक्ल जिनका जन्म सतवरिया या मुरली भरवा में हुआ था। आपको सतवरिया या मुरली भरवा दोनों देखा, जबकि ये देख सतवरिया जो है इनका जन्मभूमि है और इनका जो जमीन वगैरह था वो मुरली भरवा में था। ठीक है, अब इनकी बातों को पढ़ के प्रताप न्यूज़पेपर और ये जो दुखी आत्मा दुखी हृदय चंपारण में अंधकार को पढ़कर, आर्टिकल को पढ़कर इनका जो मन है वो अंग्रेजों के खिलाफ और ये चंपारण की दुर्दशा से मतलब बहुत क्रोध किया इनको, ठीक, क्रोधित किया और इनमें राष्ट्रीय चेतना का विकास किया, राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया। तो इन्होंने बंगाल ये चंपारण के किसानों के दुख को दर्द करने का प्रयास किया। तो इन्होंने सबसे पहले ये जाते हैं कहा, आप सोचते हैं कि चलिए पुलिस स्टेशन में देख लेते हैं भाई, पुलिस स्टेशन, पुलिस का पता मदद करे। जाते हैं पुलिस स्टेशन तो वो भी अंग्रेज, तो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद ये जाते हैं कि भाई हम कहाँ से इंस्पायर हुए हैं, तो इंस्पायर हुए हैं इनसे, पीर मोहम्मद मोनिस से। तो पीर मोहम्मद मोनिस कहते हैं कि आप चल जाइए, हम इनसे इंस्पायर हैं। अब ये चल जाते हैं किसके पास, गणेश शंकर विद्यार्थी के पास। अब ये गणेश शंकर विद्यार्थी के पास जाते हैं कानपुर, और कानपुर में जब जाते हैं तो इन्हें बताते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो उभर रहा है, जो अंग्रेजों के खिलाफ बोल देता है और अंग्रेज उसकी इनकी बात मान लेते हैं, वो बताते हैं गांधी जी के बारे में। ठीक है, और उन्हें महान मतलब एक ऐसा आत्मा या फिर एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत प्रभावशाली है अंग्रेजों के खिलाफ, वही आपकी मदद कर सकता है, आप चले जाइए गांधी जी के पास। तो बोले भाई कहाँ गांधी जी मिलेंगे, तो बस कांग्रेस का सेशन होने वाला 1916 में दिसंबर में, आप चले जाइए। तो दिसंबर में जाते हैं राजकुमार शुक्ल जी किन से मिलने, गांधी जी से मिलने। ठीक है, ये हुआ हमारा तीसरा पार्ट, ये न्यूज़पेपर वाला सेक्शन हुआ। अब न्यूज़पेपर वाला सेक्शन जो हुआ उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या कि जो ये गांधी जी से मिलने गए राजकुमार शुक्ल, उसके पहले भी ये चंपारण के विरोध आंदोलन की मतलब आह्वान किया जा चुका था। तो देखिए 1914 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता ब्रजकिशोर प्रसाद जी ने किया था, और इन्होंने चंपारण में हो रहे अत्याचारों के विरोध में इस सम्मेलन में बोला था, और इसको दूर करने का मतलब उपाय इस सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, तो ये कौन, ब्रजकिशोर प्रसाद। अब ब्रजकिशोर प्रसाद और ये अपने राजकुमार शुक्ल जी और बिहार के तमाम किसान नेता जाते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये लोग जाते हैं, बिहार से बड़ी संख्या में कृषक गए, लेकिन मुलाकात किसने की, तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी को वहां की दुर्दशा बताया और गांधी जी से अनुरोध किया कि कृपया करके आइए और हमारी समस्याओं का निवारण करिए। ठीक है, तो गांधी जी
तो आपसे पूछेगा कि बताइए गांधी जी को इनवाइट किसने किया था। तो गांधी जी को इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ल ने इन्हें इनवाइट किया था, पंडित राजकुमार शुक्ल ने इन्हें इनवाइट किया था। और प्रपोजल किसने, प्रस्ताव किसने पारित किया था आने का, तो प्रस्ताव का पूछेगा तो ब्रज किशोर प्रसाद हो जाएंगे। आपसे पूछेगा कि इनवाइट किसने किया था, तो इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ल जी ने। और प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो प्रस्ताव पारित किया था, रिजोल्यूशन किसने पास किया था, तो वो थे अपने ब्रज किशोर प्रसाद जी। ठीक है, अब ये तो कह के चले आए, लेकिन गांधी जी को मतलब अभी उतना विश्वास नहीं था, गांधी जी इस पे जांच पड़ताल करना चाहते थे। और गांधी जी जब वकालत भी करते थे तो उन्होंने मतलब बहुत सारे केस में देखा था कि लोग झूठ ही बोलते हैं, तो उनके मन में ये थोड़ा सा आशंका था कि क्या पता ये झूठ बोलता हो, थोड़ा सा इस पे जांच पड़ताल कर लिया जाए। वो इसको सीरियस वे में नहीं ले रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो फिर गांधी जी 1917 ईस्वी में, जब गांधी जी 1917 ईस्वी में कोलकाता आए थे, तो उनकी इस क्रम के बीच भी 1916 में जो हुआ दिसंबर में, उसके बाद जब गांधी जी मार्च 1917 ईस्वी में ये कोलकाता आए थे, इस बीच में भी बहुत सारे पत्रों के माध्यम से पीर मोहम्मद अंसारी, देखिए एक नाम है पीर मोहम्मद अंसारी, ने पत्रों के माध्यम से आग्रह किया कि सर आप आ जाइए, यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। ठीक है, तो जब इतना पत्र, इतना आग्रह हुआ तो गांधी जी को लगा कि क्यों ना एक बार इन पे भरोसा कर लिया जाए, चलिए चल के देख लेते हैं। तो इनको लाने के लिए कौन गए, चले गए कोलकाता। अब गांधी जी कोलकाता में क्यों आए थे, तो देखिए गिरमिटिया जो मजदूर था उनको प्रवास किया जा रहा था, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। अब जब ये साउथ अफ्रीका में जो प्रवास किया जा रहा था, तो इसी को रोकने के लिए गांधी जी आंदोलन खड़ा कर रहे थे, इसको रोकने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। इसी क्रम में उन्होंने कराची की, बॉम्बे की और कोलकाता की यात्रा करके जन आंदोलनों को एकत्रित करने का प्रयास किया अंग्रेजों के खिलाफ। एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का इन्होंने प्रयास कर रहे थे। उसी क्रम में और इन्होंने टारगेट लिया था कि 31 जुलाई 1917 से पहले मैं इस कानून को बंद करवा दूंगा। ठीक है, तभी पहुंच जाते हैं कोलकाता कौन, राजकुमार शुक्ल। जब गांधी जी कोलकाता पहुंचते हैं तो अब राजकुमार शुक्ल बहुत बहुत आग्रह किए, बहुत अपील किए, तो गांधी जी राजी हो जाते हैं आने के लिए। अब यहाँ हम लोग 5वां भाग देखेंगे। ठीक है, अब 5वां भाग देखेंगे तो देखिए जो 5वां भाग है, अब यहाँ देखिए 9 अप्रैल को गांधी जी ने ट्रेन पकड़ा वहां कोलकाता से बांकीपुर पटना के लिए। ठीक है, अब ट्रेन आई बांकीपुर पटना में, कोलकाता से पकड़ा और 10 अप्रैल को ट्रेन पहुंचती है बांकीपुर पटना में। तो अब पटना पहुंचे तो वहां आराम करने के लिए जगह चाहिए ना, तो वहां पे आराम करने के लिए मजहरुल हक का सिकंदरिया पैलेस था, वहां पे जाके आराम करते हैं गांधी जी। आराम करते हैं तो शाम हो जाता है, तो शाम 3-4 बज जाता है। तो राजकुमार शुक्ल कहते हैं कि देखिए ना सर के एक तो और वकील है बहुत बड़े, चलिए उनसे भी मिलने के लिए आपसे कह रहे हैं, आए हैं। तो राजेंद्र प्रसाद से मिलवाते हैं, कौन, यहीं पे राजकुमार शुक्ल। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है तब शाम हो गया, चलिए निकला जाए, ताकि मतलब अंग्रेजों को आहत ना हो, कि मतलब कोई आहत का बात नहीं, मतलब कि निकला जाए। तो वो रात को ही निकल जाते हैं, 10 अप्रैल के रात को ही निकल जाते हैं और 1 बजे पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर रात को। और उनका स्वागत वहां पे करते हैं जेबी कृपलानी। अब जेबी कृपलानी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि वो एक कॉलेज ब्राह्मण, ये भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के वो प्राचार्य थे। वो उनका स्वागत करते हैं कहाँ, मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर में उनका ये स्वागत करते हैं, तो इनके साथ अब जुड़ जाते हैं। देखिए अब आदमी इनके साथ जुड़ना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले पटना आए तो राजेंद्र प्रसाद मजहरुल हक को यहाँ से उठा लिए, उसके बाद यहाँ पे आए मुजफ्फरपुर तो जेबी कृपलानी इनके साथ जुड़ गए। अब उसके बाद इनका कारवां आगे चलता है मुजफ्फरपुर से। देखिए मुजफ्फरपुर में ये पहुंच जाते हैं 10 तारीख को, उसके बाद 14 तक यहीं पर रहते हैं, 14 तक ये यहीं पर रहते हैं। यानी मुजफ्फरपुर के किसानों को एकत्रित करके उनका जो आप कह सकते हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद गांधी जी चले जाते हैं 15-16 अप्रैल को मोतिहारी स्टेशन। मोतिहारी जो पूर्वी चंपारण में पड़ता है, तो मोतिहारी में जैसे ही गांधी जी उतरते हैं, बड़ा सा हुजूम लोगों का आ जाता है कि यही है वो महान आत्मा, यही आया है लाठी के प्रहार से अंग्रेजों को मार के भगा देगा, यही है वो महान आत्मा जिसके बारे में हम लोग इतना सुने हैं। अब सब अपना अपना लाठी तैयार कर लो लोग, चलो अब लाठी ले आया है, अब मार के भगा देगा अंग्रेज को लाठी से, लाठी में इसका पावर है। ये एक आप कह सकते हैं भ्रम था लोगों में कि यही मतलब ऐसा कुछ कर जाएगा कि जो अंग्रेज भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन गांधी जी जो थे वो सत्याग्रह का प्रयोग करते थे। ठीक है, अहिंसा के रास्ते पे चल के सत्य के लिए संघर्ष, स्ट्रगल करना ही उनके मतलब सत्याग्रह कहा जाता है।
तो गांधी जी इस प्रोस्पेक्टर से थे और यहाँ के लोगों में भ्रम ये था कि गांधी जी लाठी लेके आ रहे हैं, अब लाठी निकाल लो, अब युद्ध होगा बहुत खतरनाक और अंग्रेज को भगा देते हैं, इस प्रकार से। तो बहुत सारा लोगों का हुजूम आया कहाँ, मोतिहारी स्टेशन पे। और जब मोतिहारी स्टेशन पे इतना बड़ा हुजूम आया तो ये बात पता चला, वहाँ के जो जिलाधिकारी था, हेडकॉक नाम था, उसको ये बात पता चलता है। तो हेडकॉक जो है वहाँ का जो एसआई था जो उस स्टेशन परिसर का, उसका नाम था कुर्बान अली। कुर्बान अली के माध्यम से गांधी जी को ये संदेश पहुंचाता है कि आप जल्दी लौट जाइए। उसके मन में ये डर था कि अब बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा और बहुत नॉन वायलेंस बढ़ जाएगा और ये जो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लोग भड़क जाएंगे। इस वजह से वो धारा 144 लगा देता है कि कोई एक से ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे और आप इनसे अपील करता है कि 16 तारीख तक आप मोतिहारी छोड़ दीजिए। तो गांधी जी कहते हैं एकदम नहीं छोड़ेंगे। अब जब ये कहते हैं कि एकदम नहीं छोड़ेंगे तो यहीं से हो जाता है कि चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, डिसओबीडिएंट। मैंने आपकी बात नहीं मानता हूँ, जाइए, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब जब ये नहीं छोड़ने की बात करते हैं तो हेडकॉक जो है कुर्बान अली के आदेश पे इन्हें गिरफ्तार करवा लेता है। अब जब गिरफ्तार करवा लिया तो पूरा मोतिहारी चंपारण का आदमी गोले गोले एकदम पूरा घेर लिया। किसको? तो ये जो जेल था उसको घेर लिया। अब इतने लोगों को देखकर जो तत्कालीन यहाँ का उपराज्यपाल था, तत्कालीन उपराज्यपाल ने हेडकॉक को आदेश दिया। उस राज्यपाल का नाम था एडवर्ड गेट। अब इतने लोगों का हुजूम, इतने लोगों का अथाह समर्थन देख के वो डर गए कि फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन ना हो जाए यहीं से। इस वजह से वो समझौते के लिए रेडी हो जाते हैं। एडवर्ड गेट, अब एडवर्ड गेट 29 मई 1917 को समझौते के लिए रेडी होते हैं। आपको इसके नीचे का नहीं दिखता होगा, ठीक है, मैं मुंह से बोल दे रहा हूं, उसके बाद आपका इसका ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सिनॉप्सिस ड्रा किया। आप मेरे मुंह का बात सुन लीजिए। 29 मई 1917 ईस्वी को एडवर्ड गेट और गांधी जी समझौता के लिए राजी हो जाते हैं और एक समिति का गठन होता है जिसका नाम है चंपारण एग्रीगेरियन समिति। ये जो चंपारण एग्रीगेरियन समिति है, ठीक है, तो इसका अध्यक्ष बनाया जाता है जेएफ सलाई को। जेएफ सलाई को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सलाई आयोग का गठन किस कमीशन के लिए किया गया, मतलब किस आंदोलन के एवज में किया गया। तो आप यहाँ पे सलाई देख के कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि जो ये चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी थे उसके अध्यक्ष सलाई ही थे, इसलिए सलाई आयोग भी कहीं कहीं दिखा रहता है, ठीक है। तो अब जो ये चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनी, ठीक है, तो गांधी जी जब चंपारण आए थे तो देखिए यहाँ 16 अप्रैल को जब उनको गिरफ्तार किया गया था, 16 अप्रैल को, तो उसके बाद 16 अप्रैल को जब इनको गिरफ्तार किया गया था और जब भीड़ बहुत ज्यादा हो गया उसके बाद ये छूट गए थे। तो ये जाते हैं किसानों के पास, वहां किसान के पास, और जाते हैं, कहते हैं कि अब जब जैसे किसान जेल से बाहर आए गांधी जी, अब लोग कहें कि अब तो अंग्रेज को ये नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे जाते हैं कहते हैं कि चलिए खेत में, आप लोग खेत में सबके ले जाते हैं, चटाई उटाई बिछवाते हैं और चटाई उटाई बिछवाने के बाद एक से ये आप कह सकते एक किसान से ये पूछना स्टार्ट करते हैं। अब एक उस किसान से पूछ के लिखवा रहे हैं, इधर कहते चलिए आप लोग हरि का भजन गाइए, ठीक है, हरि का भजन गाइए। तो अब ये लोगों में ये मतलब अब लोग तो सोच रहे थे कि भाई बहुत बड़ा कमाल करने वाला है, तो अब ये हरि का भजन गवा रहा है, कहे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोले गाइए आप लोग भी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ठीक है। तो ये जो भजन का जो ये सिस्टम देख के जो यहाँ के लोग थे वो थोड़े से आप कह सकते हैं उनकी उत्साह में जो कमी देखने को मिली, लेकिन फिर भी वो सोचे कि क्या पता कुछ और इसी के माध्यम से वो करना चाहता हो, ठीक है। तो एक एक लोगों से उनका रिपोर्ट लेके 400 फाइल तैयार करते हैं गांधी जी। और जब ये समिति का गठन हो जाता है 29 मई को, यानी अप्रैल पूरा वो 400 फाइल जुटाने में लगा देते हैं। तो जो ये कमेटी का गठन होता है तो इस कमेटी में दो साइड था। एक अंग्रेजों का जो जमींदार होते थे उनके साइड था, उनका नेतृत्व कर रहा था डी रीड, ठीक है, और जो किसान थे यहाँ के जो गरीब लोग थे जो भारतीय थे उनका नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी, ठीक है। अब गांधी जी कहें उधर से अपना बात कर रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, सब झूठ बोल रहा है। तो देखो ये 400 देखो ये फाइल, 400 फाइल झूठ बोल रहा है, 400 फाइल का घर का दशा देखो।
अब एक तो सबसे पहले 400 फाइल एविडेंट वकील है गिले थे, उसके बाद लोगों का हुजूम, ये देख के सरकार जो है दबाव में आ गई, ठीक है। और ये जो तथ्य था वो सही भी तथ्य था, ठीक है। तो उनकी बातों को तो आपसे पूछेगा कि गोरा साइड था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो डी रीड उसका नेतृत्व कर रहा था। अब आपसे पूछेगा कि जो सलाई आयोग या चंपारण एग्रीगेशन कमेटी था इसमें कौन कौन से मेंबर थे, तो सबसे पहले मेंबर महात्मा गांधी जी, एलसी अडानी, जे रीड, इन सब नामों का आपको याद रखना है। एलसी अडानी, जे रीड, राजा हरिहर प्रसाद, ठीक है। तो इन सब नामों को आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो चंपारण आंदोलन हुआ था, तो यहाँ चंपारण में गांधी जी लगभग 7 महीने तक रहे थे और गांधी जी ने इस दौरान वहां पे कई सारे स्कूलों का निर्माण करवाया था ताकि यहाँ के लोग जागरूक हो, यहाँ के लोग समझे, यहाँ के लोग शिक्षित हो। तो उसी क्रम में उन्होंने 2 स्कूल, एक स्कूल का नाम है बड़हड़वा लखनवा स्कूल है, ये पड़ता है आपको मोतिहारी में, बड़हड़वा लखनवा स्कूल ये मोतिहारी में, और दूसरा स्कूल भितरवा स्कूल बनाया था नरकटियागंज में, नरकटियागंज जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, वहां पे इन्होंने स्थापित किया था। तो 2 स्कूल, पहला स्कूल था बड़हड़वा लखनवा और दूसरा स्कूल था भितरवा स्कूल जो पश्चिमी चंपारण में हुआ था। उसके बाद आपसे पूछेगा एक और घटना हुआ कि जब गांधी जी 3 महीने तक यहाँ पे थे तो अंग्रेज इनको मारने का प्रयास करते हैं। एक बतख मियाँ नामक एक व्यक्ति था जो गांधी जी को मतलब बोलते हैं अंग्रेज कि तुम इनको मार दो, दूध में जहर मिला के दे दो और तुमको यही काम है, इसके वजह तुमको बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। लेकिन ये जाके अपने देशभक्ति से ओतप्रोत व्यक्ति गांधी जी को ये बता देते हैं कि इसमें जहर मिला है, आप इसे नहीं पीजिए। उसके बदले बतख मियाँ को काफी प्रताड़ित किया जाता है और उनके मतलब जितना यातना दिया जा सकता था उन्हें यातना दिया जाता है, बस इसी बात के लिए, ठीक है। नहीं तो गांधी जी मतलब उसी समय ही गांधी जी का जो चैप्टर था क्लोज हो गया होता। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत जो दबा हुआ है, अभी बहुत सारे बुक में नहीं हुआ है, लेकिन पिछले बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ के इस घटना को भी उजागर करने का प्रयास किया गया है। तो बतख मियाँ था, ठीक है। उसके बाद स्कूल बड़हड़वा लखनवा भितरवा स्कूल। उसके बाद और इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था गाइज हमारा ले दे के एक फ्रेम किया हुआ एक गुलदस्ता आपको मैंने भेंट किया है। अब इसमें आप बताइए कि इसमें आपको एडिशनल पॉइंट कौन सा मेरा छूटा है और आप उसको कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से